जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं और उसके बदले कैश ना लें तो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है या डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि हमारा एसेट अकाउंट होते हैं, यानी उनसे हमें पैसे रिसीव करने होते हैं। अब मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे रिसीव करने हैं कैश। किसी से जनवरी में रिसीव करना है, किसी से फरवरी में अमाउंट ड्यू है, ड्यू मतलब रिसीव करना है। किससे कितना अमाउंट कब रिसीव करना है, इसके लिए हम एजिंग शेड्यूल बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग से मुताल्लिक। बेसिकली कस्टमर की जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, जो उनके बैलेंसेस होते हैं, उनकी एजिंग करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही होती है ताकि हम अपने रिसीवेबल को क्लासिफाई कर लें कि हमारे टोटल या ग्रैंड रिसीवेबल के अंदर कितना पोर्शन कितने कितने पीरियड के ड्यू स्टेटस के ऊपर अप्लाई कर रहा है या स्टैंड कर रहा है। जब हम अकाउंट रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसके अंदर जो मेन हमारा एम्फेसिस होता है, जो फोकस होता है, वो ये होता है कि हम अपने अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर गुजरने वाले दिनों के एतबार से पास्ट ड्यू पीरियड जिसे कहा जाता है, पास्ट ड्यू पीरियड के एतबार से अपने अकाउंट रिसीवेबल को क्लासीफाई करें या उसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे किस कस्टमर के कितने बैलेंस को कितने डेज पास्ट हो चुके हैं, पास्ट ड्यू डेज में वो कन्वर्ट हो चुका है। जब हम अकाउंट से एजिंग करते हैं तो जो फॉर्मेट हम बेसिकली डेवलप कर रहे हैं उसकी जो एक ओवरव्यू है या बिगर पिक्चर है वो कुछ इस नौइयत की होती है। इसके अंदर वर्टिकली हम पास्ट ड्यू पीरियड को मेजर कर रहे होते हैं। जो हमारा पीरियड होता है उसके अंदर 4 मुख्तलिफ किस्म के पीरियड यहाँ पर मेंशन किए गए। सबसे पहला पीरियड वो है जो नॉन ड्यू पीरियड कहलाता है। नॉन ड्यू पीरियड बेसिकली उन इनवॉइसेस का पीरियड होता है जो अभी तक कस्टमर को भेजी नहीं गई। यानी इनवॉइस के ऊपर हमेशा कस्टमर को इनवॉइस की जाती है तो इनवॉइस एक डेट वो होती है जिस पर बिलिंग की जा रही होती है मिसाल के, और एक डेट वो होती है जो ड्यू डेट होती है। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर जमा करवाते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो हमारे लिए एक इनवॉइस है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को एक इनवॉइस कंसीडर करें तो एक डेट वो होती है जिस पर बिलिंग की जा रही होती है। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 2011 को इलेक्ट्रिसिटी बिल की बिलिंग हुई है, लेकिन एक ड्यू पीरियड भी दिया जाता है कि भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर जमा करवाना। तो ये जो 7 दिन के अंदर अगर जमा करवाने के लिए एक ड्यू डेट मेंशन की जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 7 दिन इस पर नहीं गुजरेंगे, ये 7वां दिन, ये जो 7 दिन है, जो 7 डेज का पीरियड है, ये नॉट ड्यू पीरियड कहलाता है। नॉट ड्यू पीरियड से मुराद वो पीरियड है जिसके अंदर वो इनवॉइस ड्यू ना हो सके, लेकिन जैसे ही 8वां दिन आएगा तो ये इनवॉइस इस पीरियड के अंदर मेंशन हो जाएगी। अगर हमने किसी कस्टमर को बिलिंग की हुई, इनवॉइस किया हुआ है और 8वां दिन शुरू हो जाएगा तो 8वें दिन वो इनवॉइस नॉट ड्यू पीरियड से निकल के 1 to 30 डेज ड्यू पीरियड में आ जाएगी। और अगर उसे 30 डेज क्रॉस हो जाएंगे तो फिर वो 31 to 60 डेज के अंदर इनवॉइस शिफ्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम। और अगर ओवर 60 डेज उसे गुजर जाएं तो फिर वो ओवर 90 डेज में शिफ्ट हो जाएगी। कस्टमर के बैलेंसेस जैसे जैसे ओल्ड होते चले जाते हैं, उनके ऊपर डेज गुजरते चले जाते हैं, तो वो अपने हायर डेज वाले कॉलम की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर है, उसने 2000 रुपीज़ हमारे देने हैं, लेकिन ये 2000 रुपीज़ अभी नॉट ड्यू पीरियड में आ रहे हैं। कस्टमर बी है, उसने हमारे 5000 रुपीज़ देने हैं और ये 1 to 30 डेज पास ड्यू में आ रहे हैं। कस्टमर सी है, उसने हमारे 7000 रुपीज़ देने हैं और ये 31 to 60 डेज पास ड्यू में आ रहे हैं। कस्टमर डी है, जिसने हमारे 10,000 रुपीज़ देने हैं और वो ओवर 90 डेज में आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है
कि एक कस्टमर के एक से ज़्यादा बैलेंसेस डिफरेंट डेज की कैटेगरीज के अंदर मेंशन हो रहे हों, लाइक कर रहे हों या मौजूद हों। मिसाल के तौर पे कस्टमर ए का एक बैलेंस तो वो है 2000 रुपीज़ जो नॉट ड्यू पीरियड में आ रहा है। एक बैलेंस कस्टमर फर्ज करें 31 तो 60 डेज वाले पीरियड में आ रहा है 1000 रुपीज़। इसी तरह कस्टमर बी का एक बैलेंस वो है 3000 रुपीज़ 31 टू 60 डेज पास ड्यू में आ रहा है। कस्टमर सी ने 6000 रुपीज़ की भी बिलिंग हुई है और अभी ये बिल ड्यू नहीं हुआ। कस्टमर डी फर्ज कर लेते हैं 2000 रुपीज़ 31 टू 30 डेज पास ड्यू में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एक कस्टमर होगा लेकिन एक से ज़्यादा इनवॉइसेस ऐसी होंगी जो इन डिफरेंट पास्ट ड्यू डेज की कैटेगरीज के अंदर लाई करे होंगे। अब अगर हम इनका टोटल कर लें तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे टोटल कस्टमर के बैलेंसेस में 8000 रुपीज़ ऐसे हैं जो नॉट ड्यू पीरियड के अंदर आ रहे हैं। 7000 रुपीज़ ऐसे हैं जो 130 डेज पास्ट ड्यू में आ रहे हैं। 11,000 रुपीज़ वो हैं उनको 31 टू 60 डेज ड्यू हो चुके हैं और 10,000 रुपीज़ का अमाउंट वो है जिस पर 90 डेज गुजर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपीज़ को अनकलेक्टेबल फॉर्म में पड़े हुए 90 डेज हो चुके हैं, 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 10,000 रुपीज़ अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। इसी तरह 60 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 31 से 60 डेज हो चुके हैं जिन पर ये 11,000 रुपीज़ अभी तक कलेक्ट नहीं हो सके। 7,000 रुपीज़ को 1 to 30 डेज हुए की वजह से 7,000 अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। 8,000 रुपीज़ की बिलिंग वो है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई। जब हम 1 to 30 डेज या 31 to 60 या ओवर 90 डेज की बात करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 1 to 30 डेज में हो सकता है इसे सिर्फ एक दिन गुजरा हो या फिर हो सकता है 2 दिन गुजरे हों, लेकिन कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 30 दिन गुजरे हुए हो जाएं तो फिर ये 7,000 इस कैटेगरी के अंदर पास ड्यू कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अगर कम से कम 31 डेज ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज हो जाएंगे तो 11,000 रुपीज़ इस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह जब तक कि ड्यू पीरियड ना आ जाए ये अमाउंट उठकर इन 3 कैटेगरीज में नहीं आ सकता। जब जैसे ही इस 2,000 रुपीज़ को ड्यू पीरियड गुजरेगा तो ड्यू पीरियड के गुजरने के बाद ये अपनी अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग डेज के एतबार से कॉलम वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे जैसे रिसीवेबल के ऊपर अनकलेक्टेबल होने की वजह से दिन गुजरते चले जाते हैं उसका पास ड्यू पीरियड इंक्रीज होता चला जाता है। बेसिकली ये हमने रिसीवेबल की एजिंग कर ली। इस एजिंग के जरिए से हमें ये मालूम हो रहा होता है बेसिकली कि हमारा टोटल रिसीवेबल कितना है। ग्रैंड टोटल अगर हम करना चाहें यहाँ पर तमाम कॉलम्स का तो हमारे पास रिसीवेबल आ जाएंगे 36,000 टोटल आ जाएगा इस रिसीवेबल का। अगर हम इन तमाम चारों रिसीवेबल का ग्रैंड टोटल कर लें 36,000 हमारे पास रिसीवेबल आए। यहाँ पर भी अगर हम ग्रैंड टोटल कर लें तो हमारे पास 3,000 रुपीज़ आ जाएंगे। 5 और 3 8,000 रुपीज़ आ जाएंगे। 13,000 रुपीज़ आ जाएंगे। कस्टमर डी के हमारे पास 12,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ₹36,000 हमारा टोटल रिसीवेबल है जो अभी कलेक्ट नहीं हुआ, कस्टमर के हाथ में है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। 36,000 में से 12,000 रुपीज़ कस्टमर डी के हैं, 13,000 रुपीज़ कस्टमर सी के हैं, 8,000 बी के हैं, 3,000 ए के हैं। और इस 36,000 के अंदर हमें ये मालूम हो रहा है कि आउट ऑफ 36,000 10,000 ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पुराने हैं, फिर उसके बाद 11,000 हैं, 7,000 हैं और सबसे जो करंट सेल हमारी हुई है 36,000 में से वो 8,000 रुपीज़ की हुई है।
जिसको अभी तक पास्ट ड्यू पीरियड में नहीं गुजर पाया है। जब हम अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग कर रहे हो तो इसी एजिंग की बेस जब हमारी ये बेसिकली हमारे अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग हो गई है कि हमने हर रिसीवेबल की एज बता दी कि वो कितना पुराना या कितना ओवर ड्यू पीरियड अपने ऊपर गुजार चुका है। जब अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग की जा रही होती है तो चूंकि हम रिसीवेबल के ऊपर बैड डेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, एक प्रोविजन बना रहे होते हैं, एस्टिमेट चार्ज कर रहे होते हैं कि हो सकता है इस 36,000 के अंदर, जैसे कि अभी हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर देखा, पिछले क्वेश्चन या सेशंस के अंदर हमने देखा कि हम अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज लगाते हैं और प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं। प्रोविजन की बेस पर फिर हम बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करके प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट कर देते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जब हम एजिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारी परसेंटेज अपने ओवर ड्यू पीरियड के एतबार से डिफरेंट हो जाती है। एक बेसिक रूल है जो हम एजिंग के दौरान में रिसीवेबल के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करने के लिए, और वो बेसिक रूल ये है कि रिसीवेबल जितना ज़्यादा ओवर ड्यू हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जितना ज़्यादा रिसीवेबल के ऊपर ओवर ड्यू पीरियड गुजरेगा, नंबर ऑफ डेज उसके ऊपर अनकलेक्टेबल फॉर्म में जितने ज़्यादा होते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा पुराना रिसीवेबल होगा उतनी ही हायर बैड डेट की परसेंटेज उसके ऊपर लगेगी, क्योंकि जितना रिसीवेबल पुराना होता चला जाता है उसके कलेक्ट होने के चांसेस उतना ही कम होते चले जाते हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रिसीवेबल के ऊपर जो बैड डेट की परसेंटेज है वो उसके ओवर ड्यू पीरियड की बेसिस पे अप्लाई की जा रही है। रिसीवेबल जैसे जैसे अनकलेक्टेबल स्टेटस के अंदर जितना ज़्यादा ओल्डर होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा पुराना होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा कलेक्ट होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से उसके बैड डेट बनने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट करना चाहूँ, एज जितनी हाई होगी रिसीवेबल की एज जितनी हाई होगी उतना चांसेस रिकवरी चांसेस कह रहे हैं, रिकवरी चांसेस लो हो जाएंगे और उसकी वजह से बैड डेट के चांसेस या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। रिसीवेबल की एज जितनी ज़्यादा हाई होती चली जाएगी उतना ही रिकवरी के चांसेस लो हो जाएंगे, और रिकवरी के चांसेस लो होने की वजह से ये जो बैड डेट के चांसेस या प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यही वजह है कि जब हम बैड डेट की परसेंटेज अप्लाई करते हैं, बैड डेट तो हम अपने रिसीवेबल की एज को देखते हैं कि हमारे रिसीवेबल की एज, मिसाल के तौर पे जो नॉट ड्यू पीरियड है, मिसाल के तौर पे हम ये सपोज कर रहे होते हैं क्योंकि अभी ये रिसीवेबल ड्यू नहीं हुआ, इसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई नहीं कर रहे, चलिए कर देते हैं, हम 3% तो रखते हैं कि हमारा 3% रिसीवेबल नॉट ड्यू पीरियड में ऐसा है जिसके ऊपर 3% बैड डेट है। 1 to 30 डेज के ऊपर हम परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, 4% कर रहे हैं, 31 to 60 5%, और ओवर 90 मिसाल के तौर पे 10%। तो जितना देखें रिसीवेबल पुराना होता चला जा रहा है उसके ऊपर बैड डेट की परसेंटेज ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जा रही है। अब अगर हम
उस बैड डेट की परसेंटेज को बैड डेट के अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो सिंपली ये परसेंटेज यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे 3% 8,000 का 240 रुपीज़ आएगा, यहाँ पर 280 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर 550 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर 100 रुपीज़ आ जाएगा, 1000 रुपीज़ आ जाएगा। और अगर हम इन बैड डेट्स की अमाउंट्स को टोटल करेंगे तो इनका टोटल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 2070 रुपीज़ इसका टोटल आ जाएगा, ट्रेंड टोटल आ जाएगा 2070 रुपीज़। तो आपने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे रिसीवेबल की बैड डेट की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, वैसे ही बैड डेट का अमाउंट भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जा रहा है। हमने इंडिविजुअल हर कॉलम में आने वाले बैड डेट की परसेंटेज के अगेंस्ट में जो अमाउंट हमारे पास बैड डेट का आया है हमने ग्रैंड टोटल कर लिया। 2070 रुपीज़ हमारा बैड डेट टोटल आया। इसका मतलब है 2070 रुपीज़ वो अमाउंट है जो 36,000 के अगेंस्ट में बैड डेट के अंदर कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। यानी 36,000 के अंदर 2070 रुपीज़ वो अमाउंट है जो शायद हमें ना मिल सके, बैड डेट में कन्वर्ट हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो हम 2070 रुपीज़ की बेस पर एंट्री पास करेंगे कि 2070 रुपीज़ वो अमाउंट है जो बैड डेट बनेगा, इसी का हम प्रोविज़न बनाएंगे और इसी को सामने रखते हुए हम अपनी प्रोविजनिंग के अंदर जो क्रेडिट या डेबिट बैलेंस है उसे एडजस्ट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल की जो एजिंग है इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग ना हुई भी हो और हम डायरेक्टली इस 36,000 के अमाउंट के ऊपर कोई परसेंटेज लगाएं, मिसाल के तौर पे 10% में इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर दूं, क्योंकि ये परसेंटेज एक एग्रीगेट है, सिंगल परसेंटेज है जो कि अप्लाई हुई 36,000 के ऊपर, तो हमारे पास जो बैड डेट निकल के आएगा वो ओवर एस्टिमेट होकर आएगा 3,600। तो हमें एजिंग की मदद से फ़ायदा ये होता है हमारा टोटल रिसीवेबल के अंदर जो रिसीवेबल जितने ओवर ड्यू पीरियड के एतबार से अपनी पीरियड को या एज को ओवर एज कर चुका होता है, एज कंप्लीट कर चुका होता है, तो हम परसेंटेज भी उसकी एजिंग के एतबार से अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सिंगल परसेंटेज एग्रीगेट अमाउंट पे लगने के बजाय मल्टीपल परसेंटेजेस मल्टीपल अमाउंट्स पे अप्लाई होती हैं और हर परसेंटेज उसी अमाउंट के ऊपर अप्लाई होकर बैड डेट्स को जनरेट कर रही होती है जिस अमाउंट के ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं 10% सब पे अप्लाई कर देता तो मेरा रिजल्ट 3,600 आता, लेकिन मैंने अपनी परसेंटेजेस की भी क्लासिफिकेशन कर दी, लोअर परसेंटेज उन अमाउंट्स पर अप्लाई की जो ओवरड्यू में पीरियड में कम थे और जिनके ऊपर ओवरड्यू पीरियड ज़्यादा गुजर चुका था उसके ऊपर मैंने परसेंटेज ज़्यादा अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से मेरा एक रिफाइंड फॉर्म में एजिंग की वजह से बैड डेट्स का अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया जो कि 2070 रुपीज़ है। इसके अगेंस्ट में अगर मैं एजिंग ना करूं और डायरेक्टली अपने एग्रीगेट अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करूं तो उस सूरत में मेरा जो बैड डेट है वो ओवर स्टेट हो सकता है जो कि 3,600 है। मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए 2070 रुपीज़ से, क्यों? मेरा जो एजिंग के थ्रू बैड डेट निकल के आया है वो 2070 रुपीज़ का है। अब अगर मैं 3,600 रुपीज़ से अपनी एजिंग अपना बैड डेट क्रिएट कर दूंगा या प्रोविजन बना दूंगा तो उस सूरत में चांसेस इस बात के हो सकते हैं कि मैं ज़्यादा अमाउंट अपने एक्सपेंस के अंदर चार्ज कर दूं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो मेरा उस साल का या उस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हो सकता है अंडर स्टेट हो जाए एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से।